मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज के फार्माकोग्नोसी लेक्चर में आप लोगों को वेलकम है। हम बुक का पेज नंबर 20 पे एंजाइम्स का जो हमारा चैप्टर है हमने वो स्टार्ट किया था। हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ रहे थे कि एंजाइम्स होते क्या हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एंजाइम की डेफिनेशन देखी थी कि एंजाइम जो हैं दीज आर द कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल विच आर केपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द बायोलॉजिकल रिएक्शन। तो एंजाइम बायोलॉजिकल सिस्टम के कैटलिस्ट होते हैं। और कैटलिस्ट क्या हैं? कैटलिस्ट वो चीज़ें होती हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो बूस्ट अप कर देते हैं केमिकल रिएक्शन को, स्पीड बढ़ा देते हैं केमिकल रिएक्शन की। एंजाइम जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है कि केमिकल दैट कंटेन मेनली कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जो कार्बन कंटेन नहीं करते हैं, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। इसके बाद हमने सबस्ट्रेट की डेफिनेशन देखी थी और फिर हमने डिफरेंस पढ़ा था एंजाइम्स और कैटलिस्ट में कि एंजाइम जो हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और वो कैटलिस्ट जो लैब स्केल पे यूज़ किए जाते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। इसके अलावा एंजाइम जो हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। एंजाइम जो हैं वो बनते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं, और जो कैटलिस्ट हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो तबाह नहीं होते, ख़त्म नहीं होते केमिकल रिएक्शन के दौरान। इसके अलावा जो एंजाइम हैं वो स्पेसिफ़िक इन नेचर होते हैं। एंजाइम बहुत स्पेसिफ़िक इन नेचर होते हैं। एक एंजाइम जिस चीज़ का है वो उसी चीज़ को पे जो है वो काम करेगा। एक एंजाइम जिस सबस्ट्रेट का है वो उसी सबस्ट्रेट पे काम करेगा, वो किसी और मॉलिक्यूल पे, किसी और चीज़ पे वर्क नहीं करेगा। जबकि कैटलिस्ट जो हैं वो नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। एक ही कैटलिस्ट कई केमिकल रिएक्शन में यूज़ किया जा सकता है। एंजाइम जो है कॉम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं। एंजाइम की जो नेचर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। आप लोगों ने प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़े होंगे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। तो प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं स्ट्रक्चर में, बड़े पेचीदा उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो एंजाइम भी प्रोटीन इन नेचर है और इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी पेचीदा होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। जबकि कैटलिस्ट बहुत सिंपल कंपाउंड्स होते हैं और बहुत सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं। और जो स्पीड है एंजाइमेटिक रिएक्शन की वो डिपेंड नहीं करती एंजाइम की कंसंट्रेशन के ऊपर। जब एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक एंजाइम है, दूसरा सबस्ट्रेट है। अगर हम इस केमिकल रिएक्शन में एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते जाएं, सबस्ट्रेट को हम नहीं छेड़ा है, हम सिर्फ एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दें, तो केमिकल रिएक्शन की स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंजाइम में जितना इजाफा करते जाएंगे उसमें कोई उसकी जो केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है उस पर कोई असर नहीं होगा। जबकि कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट अगर आप किसी चीज़ में, किसी केमिकल रिएक्शन में उसका इजाफा करते जाएं कैटलिस्ट का, तो एंजाइमेटिक कैटालाइटिक जो रिएक्शन है उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। स्पीड ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। तो जो कैटलिस्ट रिएक्शन होते हैं उनकी जो स्पीड है, उन रिएक्शन की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट पे, कैटलिस्ट की मिकदार के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये तो अब पिछले लेक्चर का रिव्यू था। हमारा जो आज का लेक्चर है वो पेज नंबर 23 से स्टार्ट होगा। ये हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम। एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एंजाइम किन खसूसियात के हामिल होते हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, दूसरे नंबर पे है सॉल्युबिलिटी, तीसरे नंबर पे एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, फिर है पीएच, टेम्परेचर, स्पेसिफिसिटी और प्रोटीन नेचर। इनको हम बारी बारी देखेंगे।
लेकिन ये टेम्परेचर तक तो आपकी बुक में है, लेकिन स्पेसिफिसिटी और प्रोटीन नेचर आपकी बुक में नहीं है। आपको इसका एडिशन करना पड़ेगा, स्पेसिफिसिटी और प्रोटीन नेचर। तो जब ये टॉपिक आएंगे तो आप इन्हें नोट डाउन करेंगे। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन कैटालाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इन अ बायोलॉजिकल रिएक्शन। कि एंजाइम जो है वो बहुत थोड़ी सी मिकदार में भी, बहुत स्मॉल अमाउंट में भी जो है वो कैन कैटालाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, कैटालाइज करवा सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को इन अ बायोलॉजिकल रिएक्शन। किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन के अंदर एंजाइम बहुत थोड़ी सी मिकदार में सबस्ट्रेट की लेकिन ज़्यादा मिकदार हो तो उसे आराम से कैटालाइज करवा सकता है। जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं उसमें दो चीज़ें होंगी, एक एंजाइम होगा, दूसरा जिस चीज़ पे एंजाइम काम कर रहा है उस चीज़ को सबस्ट्रेट कहते हैं। अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, एंजाइम की ना बढ़ाएं, एंजाइम सबस्ट्रेट की निस्बत थोड़ा हो तो भी जो है वो एंजाइम अपना वर्क अच्छे से परफॉर्म करेगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल जो आपकी बुक में दी है वो है सुक्रेज। सुक्रेज जो है वो एंजाइम जो है सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करवाने वाला एंजाइम है। मतलब सुक्रेज जो है उसका सबस्ट्रेट जो है वो सुक्रोज है। सुक्रोज डाइसैकराइड शुगर होती है, डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलके बनती है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या हैं? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मोनोसैकराइड्स होते हैं। तो सुक्रोज क्या है? सुक्रोज डाइसैकराइड शुगर है जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनी है। ये जो ब्लिंक कर रहे हैं दोनों के दरमियान, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के दरमियान हल्का हल्का सा ब्लिंक कर रहा है, ये बॉन्ड है। इस बॉन्ड की वजह से ये दोनों आपस में लिंक्ड अप हुए हुए हैं और सुक्रोज का मॉलिक्यूल बना है। अच्छा, ये जो डायग्राम आप लोगों को नज़र आ रही है, ये इसमें ये जो रिएक्शन है सुक्रोज का और इसके एंजाइम का, जो इसका एंजाइम का नाम सुक्रेज है, ये तस्वीर में आपको पूरा एंजाइमेटिक रिएक्शन नज़र आ रहा है और साथ साथ एनिमेशन है कि एंजाइम जो है वो आया और सुक्रोज का मॉलिक्यूल भी मौजूद है। दोनों आपस में बाउंड हुए, एंजाइम का और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना। ये जो आपस में साथ जुड़े हुए हैं तो ये एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन गया है। चूँकि ये जो रिएक्शन है ये हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन है। हाइड्रोलाइटिक का मतलब है पानी की मौजूदगी में किसी चीज़ की ब्रेक डाउन होना। हाइड्रो का मतलब वाटर है और लाइटिक का मतलब ब्रेक डाउन है। तो पानी की मौजूदगी में किसी चीज़ की ब्रेक डाउन होना तो इसे हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन कहते हैं। जो एंजाइम है ये पानी की मौजूदगी में सुक्रोज की ब्रेक डाउन करवा रहा है। तो जब ब्रेक डाउन हो गई तो सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो गया। तो ये पूरा एंजाइमेटिक रिएक्शन है जो सुक्रोज का है। सुक्रेज एंजाइम क्या है? सुक्रेज एंजाइम इन इट्स स्मॉल अमाउंट, सुक्रेज एंजाइम अपनी थोड़ी सी अमाउंट में भी इजीली कैटलाइज्ड दी हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन ऑफ दी सुक्रोज। तो वो इजीली कैटलाइज करवा सकता है हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन सुक्रोज का। हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन क्या है? पानी की मौजूदगी में किसी चीज़ की ब्रेक डाउन होना। तो यहाँ पे पानी की मौजूदगी में सुक्रेज एंजाइम ने सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करवा दिया है, डाइसैकराइड शुगर को मोनोसैकराइड शुगर में कन्वर्ट करवा दिया है। तो इसकी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी क्या है कि ये बहुत थोड़ी सी मिकदार में भी, सुक्रेज बहुत थोड़ी सी मिकदार में भी काफ़ी ज़्यादा सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करवा सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इसमें जो पॉइंट नोट करने वाला है वो है कि द सुफिक्स एज इज़ यूज्ड इन बायोकेमिस्ट्री टू फॉर्म नेम्स ऑफ एंजाइम्स। बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम्स के जो नेम रखने का तरीका है वो एक ये भी है कि जो सबस्ट्रेट होता है उसके नाम के साथ एज का इजाफा कर दिया जाए, ASE एज का इजाफा कर दिया जाए
तो उस सबस्ट्रेट के एंजाइम का नाम बन जाता है। ये एक तरीका है। इसके अलावा भी बायोकेमिस्ट्री में कई तरीके हैं एंजाइम के नाम रखने के, लेकिन एक मेन तरीका है एंजाइम का नाम रखने का। द मोस्ट कॉमन वे टू नेम एंजाइम इज़ टू ऐड दिस सुफिक्स ऑन टू द एंड ऑफ सबस्ट्रेट। तो ये मोस्ट कॉमन वे है एंजाइम का नाम रखने का कि जो सबस्ट्रेट है उसके नाम के साथ जो है एज का इजाफा कर दें तो उस सबस्ट्रेट के एंजाइम का नाम बन जाएगा। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा है सुक्रेज एंजाइम है, सुक्रोज उसका सबस्ट्रेट है। तो ये एग्जांपल्स आ गई, सुक्रेज एंजाइम हाइड्रोलाइजिंग दी सुक्रोज, और लाइपेज एंजाइम हाइड्रोलाइजिंग दी लिपिड्स। जो लाइपेज जो है वो लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस करवाता है, और सेलुलोज एंजाइम जो है वो हाइड्रोलिसिस करवाता है सेलुलोज की। तो ये जो सुक्रोज है या लिपिड्स हैं या सेलुलोज है, ये क्या हैं? ये सबस्ट्रेट के नाम हैं। ये सबस्ट्रेट हैं और इनके एंजाइम क्या हैं? इनके एंजाइम सुक्रेज, लाइपेज, सेलुलेज है। इसके अलावा भी आप काफ़ी सारे नाम देखेंगे कि एंजाइम के नाम देखेंगे जिनके एंड में एज आ रहा होता है। तो आप ये इससे पहचान सकते हैं कि ये जो है एंजाइम का नाम है अगर उसके एंड में एज आ रहा है, एज। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही एक तरीका है एंजाइम का नाम रखने का। अगर उसके नाम के आगे, अगर एंजाइम के नाम के आगे एज ना आ रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एंजाइम नहीं है। कुछ नाम ऐसे भी हैं जो और बेसिस पे रखे गए हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन एंजाइम्स हैं उनका नाम उनके सबस्ट्रेट के नाम के साथ एज का इजाफा करके जो है वो रखे गए हैं। तो ये उसके कुछ एग्जांपल हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट है वो है सॉलिबिलिटी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है एंजाइम की वो है सॉलिबिलिटी, हल पजीरी। एंजाइम किस चीज़ में हल होते हैं, किस सोल्यूशन में हल होते हैं, किस सोल्यूशन में हल नहीं होते। एंजाइम आर मोस्टली soluble in water and dilute alcohol solution। एंजाइम मोस्टली जो है वो हल पजीर होते हैं पानी में ईजीली जो है वो soluble होते हैं, जबकि डाइल्यूट अल्कोहल सोल्यूशन में भी ये soluble हो जाते हैं। अच्छा, डाइल्यूट अल्कोहलिक सोल्यूशन क्या है कि अगर हमने सॉल्यूशन बनाया, दो चीज़ें ली, उसका एक सॉल्यूशन बना दिया, तो उसमें जो अल्कोहल की मिकदार होगी वो बहुत कम होगी। फॉर एग्जांपल, हमने पानी के साथ अल्कोहल का सॉल्यूशन बना दिया तो अल्कोहल उस सॉल्यूशन में जो है वो 20%, 25%, 30%, 5%, 10%, 1%, 2%, 3%, मतलब कम मिकदार में होगी, डाइल्यूटेड फॉर्म में होगी। बहुत थोड़ी मिकदार में अल्कोहल होगी और ज़्यादा मिकदार में पानी होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन में भी एंजाइम जो है वो सॉल्युबल हो जाते हैं। द एंजाइम्स आर प्रेसिपिटेट इन दी फॉलोइंग सॉल्वेंट। लेकिन एंजाइम जो है किन सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं होते, वो है कंसनट्रेटेड अल्कोहल। सॉल्युबल ना होना, प्रेसिपिटेट बना लेना। जब आप किसी सॉल्यूशन में एंजाइम डालोगे और उसके प्रेसिपिटेट बन जाए, मतलब ये आपको साबुत नज़र आ रहे हैं, एंजाइम की फिटकड़ियाँ सी दाने से नज़र आ रहे हैं, पता चल रहा है कि ये भाई सॉल्युबल नहीं हुआ, ये हल नहीं हो रहा इस सॉल्यूशन के अंदर, तो वो कौन सा सॉल्यूशन है? वो कंसनट्रेटेड अल्कोहल का सॉल्यूशन है। अब इसमें जो बात याद रखने वाली है, जो पॉइंट नोट करने वाला है, वो ये है कि डाइल्यूट अल्कोहल के सॉल्यूशन में एंजाइम सॉल्युबल हैं, लेकिन कंसनट्रेटेड अल्कोहल के सॉल्यूशन में एंजाइम सॉल्युबल नहीं है। अगर एक सॉल्यूशन है उसमें अल्कोहल की मिकदार ज़्यादा है, 70%, 80%, 90%, 100%, सारा ही अल्कोहल है, तो उसमें एंजाइम डिज़ोल्व नहीं होंगे, उसमें एंजाइम सॉल्युबल नहीं होंगे। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें अल्कोहल की मिकदार बहुत कम है, तो उस सॉल्यूशन में एंजाइम जो है वो हल हो सकता है। अच्छा, जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है अमोनियम सल्फेट। ये इस सॉल्यूशन में भी एंजाइम जो है वो प्रेसिपिटेट बना लेगा, दाने दाने से उसके नज़र आने लग जाएंगे, पता चलने लग जाएगा कि ये एंजाइम जो है वो इसमें डिज़ोल्व नहीं हुआ। तो अमोनियम सल्फेट
कंसनट्रेटेड अल्कोहल और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इन सॉल्यूशन में एंजाइम जो है वो हल नहीं होता, प्रेसिपिटेट बना लेता है। तो ये चीज़ एमसीक्यू के हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि एंजाइम किन सॉल्यूशन में सॉल्युबल हैं, किन सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो सकते हैं और किन सॉल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं हो सकते, या किन सॉल्यूशन में एंजाइम जो है वो प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। तो एंजाइम कंसनट्रेटेड अल्कोहल में, अमोनियम सल्फेट में और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इन 3 सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट बना लेता है, हल नहीं होता। जबकि एंजाइम किस में हल होता है? एंजाइम जो है वो सॉल्युबल है वाटर में और अल्कोहल के डाइल्यूट सॉल्यूशन में। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास प्रॉपर्टी है एंजाइम की, वो है एंजाइमेटिक रिएक्शन। द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीज एज द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इंक्रीज अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम। अच्छा, इसमें जो बात हो रही है वो एंजाइमेटिक रिएक्शन की स्पीड की, उसकी वेलोसिटी की बात हो रही है। तो एंजाइमेटिक रिएक्शन पहले तो है क्या? एंजाइमेटिक रिएक्शन, ये जो आपको इक्वेशन नज़र आ रही है, ये एंजाइमेटिक रिएक्शन की इक्वेशन है। ई डोनेट कर रहा है एंजाइम को, एस डोनेट कर रहा है उस एंजाइम के सबस्ट्रेट को। तो ई और एस, एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिले, प्लस का निशान है, और ई और एस एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन गया। अब जो पीछे आप लोगों ने एनिमेशन देखी है वो थोड़ा सा अपने जहन में रिकॉल करें कि एंजाइम आया, अपने सबस्ट्रेट के साथ मिला, एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन गया, दोनों आपस में जो है वो जुड़ गए, बाइंड कर गए। उसके बाद क्या हुआ कि एंजाइम ने उस सबस्ट्रेट पे वर्क किया, कैटालाइटिक स्टेप किया, और एंजाइम अलग हो गया और हमारे पास प्रोडक्ट हासिल हो गई। सबस्ट्रेट जो है, जो हमारे पास जिस पे एंजाइम काम कर रहा था, वो अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। फॉर एग्जांपल सुक्रेज एंजाइम है, वो सुक्रोज पे काम कर रहा था, वो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करवा रहा था। तो एंड में जो हमारे पास प्रोडक्ट हासिल हुई वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हासिल हुई थी। तो इस रिएक्शन में क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट मिले, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना, फिर एंजाइम अलग हो गया और हमारे पास प्रोडक्ट हासिल हो गई। तो ये क्या है, ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है। अच्छा, इस अब जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है, इसकी जो स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी है, वो कैसे इंक्रीज़ होगी? एज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज़, जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में इजाफा करते जाएंगे, वैसे वैसे इस जो ये केमिकल रिएक्शन है, इसकी स्पीड में, इसकी रफ्तार में इजाफा होता जाएगा, लेकिन अप टू सर्टेन मैक्सिमम। मैक्सिमम एक ऊपर तक, एक लिमिट तक जाएगा, ऊपर एक लिमिट तक जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो रिएक्शन है ये नीचे को आना शुरू हो जाएगा, जो ग्राफ है वो नीचे को आना शुरू हो जाएगा। ये जो स्पीड है एकदम ऊपर को जाएगी, और फिर स्पीड जो है इस एंजाइमेटिक रिएक्शन की, वो नीचे को आना शुरू हो जाएगी। एंजाइमेटिक रिएक्शन की जो स्पीड है फिर वो कम होना शुरू हो जाएगी, एक मैक्सिमम तक पहुंचेगी, एक ऊपर की एक लिमिट तक पहुंचेगी, उसके बाद फिर वो स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ी है कि एंजाइम जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यूरिंग दी केमिकल रिएक्शन, बनते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं। तो इसमें भी यही होगा, एंजाइम जो है उसको आप जितना भी सबस्ट्रेट दे दो, वो उसको उस पर वर्क करेगा। तो एक लिमिट तक ये जो है स्पीड, एंजाइमेटिक रिएक्शन की जो वेलोसिटी है उसकी स्पीड जो है वो ऊपर तक जाएगी, एक मैक्सिमम को जो है, एक अपर लिमिट को जो है वो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर वो नीचे आना शुरू हो जाएगी, एंजाइम जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। फिर ये जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है ये हल्का 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 होता जाएगा, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट डिक्रीज़। तो ये जो स्पीड है ये सर्टेन एक मखसूस वक्त के बाद जो है ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। इसको दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ कि द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन, एंजाइमेटिक रिएक्शन की जो रफ्तार है, जो स्पीड है, वो इंक्रीज़ होगी एज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज़, जैसे जैसे हम एंजाइम को और सबस्ट्रेट देते जाएंगे, सबस्ट्रेट की मिकदार में इजाफा करते जाएंगे,
एंजाइमेटिक रिएक्शन की स्पीड भी ज़्यादा होती जाएगी। जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में इजाफ़ा करेंगे वैसे वैसे एंजाइमेटिक रिएक्शन की स्पीड में भी इजाफ़ा होता चला जाएगा। लेकिन एक वक्त के बाद ये जो एंजाइमेटिक रिएक्शन की रफ्तार है ये फिर कम होना शुरू हो जाएगी, एकदम ऊपर को जाएगी और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीज एज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज अप टू सर्टेन मैक्सिमम। इसमें जो नोट करने वाली जो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ है वो है कि वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीज़ कब होगी, जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की मिकदार में इजाफा करते जाएंगे। इधर सबस्ट्रेट की मिकदार की बात है, इधर एंजाइम की रफ्तार की एंजाइम की कंसंट्रेशन की बात नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है। और ये चीज़ है कि इंक्रीज़ कब तक होगी, जब तक एक सर्टेन लिमिट तक ही जो है वो होगी और उसके बाद वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। वेलोसिटी जो है एंजाइमेटिक रिएक्शन की वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए 3 काफ़ी हैं। थैंक यू।